बननी यार। नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रीट भर्ती 2024-25 को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी की समग्र विस्तार से क्लास करते जा रहे हैं। आज हम चौहान वंश के लगभग अंतिम वीडियो की ओर हैं। जहां तक ये पूरा हो ही जाएगा, अगर नहीं होता है तो एक वीडियो और बनाएंगे, नहीं तो अजमेर या सांबर के चौहान वंश की फिर ये समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद में नया वंश हम जो पढ़ेंगे वो चौहान राजवंशी चलेगा, लेकिन वो रणथंबोर के चौहान हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों, लास्ट जो हमने क्लास की थी वो हमारे पृथ्वीराज चौहान के सामान्य परिचय को लेकर के थी, जिसको मैं आशा करता हूं आपने देख लिया होगा। अगर उसको देख करके आओगे तभी आज की ये क्लास आपको समझ में आएगी। मैंने आपको वहां पर लास्ट क्लास में 5 युद्धों के बारे में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के समय के 5 महत्वपूर्ण युद्ध थे, जिनमें पहला युद्ध हुआ था गुड़गांव का, जिसमें कोई विदेशी आदमी या फिर कोई दूसरे राज्य का कोई राजा नहीं था, बल्कि इन्हीं के परिवारजन, जिनको अपन कहते हैं नागार्जुन, जो कि शासक नहीं बनाए जाने से नाराज था, उसी से युद्ध करते हैं और गुड़गांव की लड़ाई को जीत लेते हैं। कौन? देखें, पृथ्वीराज। इसके बाद दोस्तों अन्य और भी लड़ाइयां हुई थी। कौन कौन सी लड़ाइयां हैं, क्यों हुई, उनका कारण क्या है, पूरा संदर्भ उनका हम जानेंगे। तो दोस्तों, गुड़गांव की लड़ाई जीत जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोचते हैं। अगर साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो आप ये तय मानो अगल बगल के राजाओं पर आक्रमण करेंगे। अगर अगल बगल के राजाओं पर आक्रमण करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे या फिर वो उनके दुश्मन बन जाएंगे, और ये परिस्थितियां आगे जाकर के खतरनाक होंगी। क्योंकि ध्यान रखना, जब कोई विदेशी आक्रमण करने आएगा तो चौहानों का साथ देने वाले जो हो सकते हैं पड़ोसी राजा, वो आएंगे नहीं, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी भारतीय इतिहास के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम पढ़ रहे थे यहां पर पृथ्वीराज चौहान। ध्यान दीजिए, पृथ्वीराज चौहान हम यहां पर पढ़ रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान में हमने सामान्य परिचय तो पढ़ ही लिया था। पृथ्वीराज चौहान और इसका जो शासन काल है वो कब से कब तक रहा, तो एक तो ये ध्यान रखना आप लोग, पृथ्वीराज है वो तीसरे नंबर के, पृथ्वीराज तृतीय, इनका शासन काल है 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी। 1 वर्ष तक ये संरक्षण में रहे, अपनी माता के संरक्षण में, और इन्होंने शासन चलाया। लेकिन बाद में 1178 में इन्होंने विजय प्राप्त की गुड़गांव की लड़ाई में, और उसके बाद में ध्यान रखना क्या होता है, तो मित्रों एक और महत्वपूर्ण लड़ाई हमको देखने को मिलती है यहां पर। क्या नाम है उसका, तो महोबा की लड़ाई। लड़ाई का नाम है महोबा की लड़ाई। कब हुई थी ये लड़ाई, क्या क्या इसके नाम है, और कौन से स्थान पर हुई और क्यों हुई, ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। महोबा की लड़ाई ये दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, यानी कि वर्तमान के एमपी में ये लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई का एक और नाम है, इस लड़ाई को हम लोग तुमुल की लड़ाई भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, तुमुल की लड़ाई भी इसको कहते हैं, तुमुल की लड़ाई भी इसको कहते हैं। कब हुई थी ये लड़ाई, समय तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में लड़ाई हुई। किस किस के बीच ये लड़ाई हुई थी, ध्यान दीजिए आप लोग। तो चौहान वंश की तरफ से कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय इस लड़ाई में थे। सामने की तरफ से कौन थे, तो मालवा के शासक, और उनका नाम था परमार्दी देव,
परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव चंदेल गुर्जर। ये ध्यान रखना, परमार्दी देव चंदेल गुर्जर ये सामने से शासक है और ये चौहानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, तो इसके कौन कौन से सेनापतियों ने साथ दिया था वो बात भी हम करेंगे, इसकी पूरी कहानी सुन करके चलेंगे। तो परमार्दी देव के सेनापति यहां पर हमको दो मिलते हैं। सबसे पहले सेनापति का तो नाम था आल्या और दूसरे सेनापति का नाम था उदल। एक का नाम है आल्या और दूसरे का नाम था उदल। लेकिन यदि हम देखें पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज के सेनापति कौन कौन हैं, तो यहां पर तो सबसे महत्वपूर्ण तो कौन सा है, कैमास। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कैमास का एक नाम और है ना, कदम्बदास। इसके अलावा एक और है भुवनैक मल्ल, ये ध्यान रखना, भुवनैक मल्ल ये इनके एक दूसरे सेनापति हैं और बहुत अच्छे से लड़ाई होती है। लेकिन मित्रों इसको कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, यहां पर पृथ्वीराज की तो जीत हो गई और परमार्दी देव चंदेल गुर्जर की इसमें हार हो गई। सबसे पहले तो यह कि इस लड़ाई का कारण क्या था, क्यों हुई ये लड़ाई और आखिर इसमें हार क्यों हुई परमार्दी देव की। क्योंकि ध्यान रखना उस समय के दो खतरनाक सेनापति आल्या और उदल किसके पास थे, परमार्दी देव के पास। ऐसा क्या हो गया कि इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों इस चीज को हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखना महोबा की लड़ाई को तुमुल की लड़ाई कहते हैं। 1182 ईस्वी में हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव चंदेल गुर्जर के बीच हुई थी। इसमें इसके सेनापति कैमास और भुवनैकमल और इधर को जो इनके सेनापति हैं उनका नाम है आल्या और उदल। कुल मिलाकर के इसकी हार है और इसकी यहां पर क्या है, जीत है। कारण क्या रहा था, तो दोस्तों जब तक परमार्दी देव चंदेल शासन कर रहे थे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में, तो इनके पास दो सेनापति हुआ करते थे, आल्या और उदल। इनके डर से ही आसपास के जो राजा महाराजा थे वो परमार्दी देव पर हमला नहीं किया करते थे, आक्रमण नहीं किया करते थे। लेकिन ध्यान रखना आल्या और उदल किसी गलत फहमी के कारण राजा के विरोधी हो जाते हैं और राजा को छोड़ करके और कश्मीर की ओर चले जाते हैं। यानी कि मालवा के क्षेत्र को परमार्दी देव को छोड़ करके और ये कहां चले गए थे, कश्मीर की तरफ। बस इसी बात का फायदा उठाया पृथ्वीराज ने, क्योंकि इस समय अब परमार्दी देव अपने दो सेनापतियों को खो चुका है। कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और पृथ्वीराज तृतीय ने इसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। इसी को तो अपन कहते हैं महोबा की लड़ाई। लेकिन दोस्तों मैंने तो इनको कश्मीर भेज दिया, फिर ये लड़ाई करने वापस कैसे आ गए, तो इनको पता लगा कि अजमेर का शासक जो है पृथ्वीराज वो बहुत जल्द आक्रमण कर देगा मेरे देश पर। तो आल्या और उदल इस विद्रोह की स्थिति को बुला देते हैं, मनमुटाव को बुला देते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए वहां से वापस लौट कर आ जाते हैं और इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक ये आएंगे उससे पहले लगभग ये युद्ध समाप्ति की ओर चला गया था। लगभग हम कह सकते हैं कि परमार्दी देव की लगभग इसमें हार हो गई थी। कुछ सैनिक और दो सेनापतियों के साथ ये अब आ जाते हैं और अच्छे से खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन इनको पता लग गया है कि अब स्थितियां अपने पक्ष में नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी खूब लड़े, इतना लड़े कि देशभक्ति तो कम से कम साबित हो ही गई और बाद में अपने देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर करने का ये समय आ गया दोनों के लिए। दोनों ने क्या सोचा कि हम दुश्मन के हाथ से नहीं मरेंगे। जब हार को देखा
तो दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काट ली और इस तरीके से शहीद हो गए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण ये कहानी देखने को मिलती है आल्या और उदल की। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर के आप ध्यान रखना, जीत किसकी हुई थी? परमार आपके पृथ्वीराज तृतीय की। मित्रों एक बात और ध्यान रखना, इसके कारण क्या रहे होंगे, इस युद्ध के कारण क्या रहे होंगे, इन कारणों को हम जानते हैं एक बार। ध्यान रखना कारण। तो दोस्तों कारण, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमको नजर आता है वो पहला, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार की नीति, इसका मतलब क्या है? ये अपने राज्य की सीमा का क्या करना चाहते हैं बताओ? विस्तार करना चाहते हैं। पहला कारण तो इसमें यही नजर आता है, नहीं तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण क्यों करेगा? ये अपने राज्य का सीमा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कारण सुनो, इस समय परमार्दी देव, इस समय परमार्दी देव कमजोर थे। इस समय परमार्दी देव क्या थे? तो कमजोर थे। इसके अलावा आगे ध्यान रखना, जब कभी ये दिल्ली की ओर जाया करते थे चौहान, तो बीच में कभी कभी रुकावट पैदा किया करते थे ये। इसलिए पृथ्वीराज यहां पर स्थायी समाधान चाहते हैं कि जब हम दिल्ली के क्षेत्र की ओर जाएं तो हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इसलिए आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि पृथ्वीराज ने हिसार ब्रज के आसपास के क्षेत्र में जो भंडानक जाति हुआ करती थी उसका भी दमन कर दिया था। और अब ये बचे थे, तो ध्यान रखना ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो हम लिख लेते हैं, दिल्ली राज्य के पास विद्रोह से बचने के लिए, विद्रोह से बचने के लिए ये आक्रमण किया था भाई। बचने के लिए ये तीन महत्वपूर्ण कारण आप ध्यान रखना, इसलिए इन्होंने आक्रमण किया था। कहां पर देखें? तो परमार्दी देव पर। और लड़ाई हुई थी कौन सी? महोबा की लड़ाई। तो दोस्तों एक बार आप इसको बना लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। लगाते चलो। बना लिया होगा दोस्तों आपने। इसके बाद में इसके कारण और लगा देना ना, एक बार लगा दो इसको। इसके कारण भी लिख दीजिए, तीन महत्वपूर्ण कारण है इसके।
चलें दोस्तों आगे। इसके बाद में ध्यान रखना आप लोग, अभी हम पृथ्वीराज चौहान को ही पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान शासनकाल जो इनका होगा वो 77 से 92 तृतीय हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 2 चौहान सेम नाम से हो चुके हैं। तो 1177 से और 1192 ईस्वी। दोस्तों अब हमने 2 युद्धों के बारे में पढ़ लिया, गुड़गांव की लड़ाई और महोबा की लड़ाई। तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो कौन सी है? हाँ, तो ये ध्यान रखना, अही छत्रपुर की लड़ाई। अही छत्रपुर की लड़ाई, अही छत्रपुर ये नागौर का ही तो नाम है, तो कभी हो सकता है आपको अही छत्रपुर दे या फिर आपको दे सकता है नागौर की लड़ाई। एक ही बात है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं, नागौर की लड़ाई। सबसे पहले तो हम इसके कारण को जानेंगे। अच्छा, कब हुई थी ये भी ध्यान रखना। तो 1184 ईस्वी में इसकी लड़ाई हुई थी। और ये नागौर का जो क्षेत्र है ये तो राजस्थान में ही पड़ता है, मतलब ये लड़ाई राजस्थान में ही हुई थी दोस्तों। सबसे पहले हम इसके कारण को जानते हैं। कारण क्या रहा होगा भाई? कोई ना कोई लड़ाई होने का कारण जरूर होता है। कोई बिना ही काम तो लड़ाई करता नहीं, कोई बिना ही काम यदि लड़ाई करता है उसको तो पागल कहते हैं नहीं, और राजा कोई पागल थोड़ी थे, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, यहां पर सबसे पहला जो कारण है, पहला कारण जो है वो ध्यान रखना क्या था। तो गुजरात और अजमेर की सीमा आबू के पास लगती थी। आबू के पास लगती थी, मतलब दोनों राज्यों की सीमा कहां पर लगती थी? आबू के आसपास। जब 2 राज्यों की सीमा लगती तो भारत पाकिस्तान तो आपको याद ही होगा, बॉर्डर बन जाता है और बॉर्डर पर छोटी छोटी सी डिस्प्यूट घटनाएं होती रहती हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये एक तो सीमावर्ती भाग है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात वो क्या है? तो देखो इधर, आबू के शासक जैतर सिंह। आबू के शासक का नाम था जैतर सिंह की पुत्री इच्छणी देवी। ये ध्यान रखना, पुत्री का नाम क्या है? इच्छणी देवी से विवाह का प्रसंग ये भी हमको देखने को मिलता है। ये विवाह का प्रसंग आखिर कैसे हुआ था? तो आप ध्यान रखना, हम ये लड़ाई जो पढ़ेंगे वो 2 राज्यों के बीच में पढ़ेंगे, गुजरात और अजमेर के बीच। यहां पर गुजरात के शासक होंगे भीमदेव द्वितीय, जिसको अपन कहेंगे भीमदेव सोलंकी, और यहां पर जो होंगे वो कौन? पृथ्वीराज। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कौन? देखे बताओ, इच्छणी देवी। आप तो यूं ध्यान रखो, ये जो इच्छणी देवी है ना, इसकी जो इच्छा है वो क्या है? तो ये विवाह करना चाहती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि दिल्ली का राज्य भी किसके पास था? पृथ्वीराज के पास। ये तो विवाह करना चाहती हैं पृथ्वीराज से, लेकिन यहां पर गुजरात के जो शासक है भीमदेव, वो भी विवाह करना चाहते हैं किनसे बताओ? इच्छणी देवी से। वो कहते हैं ना, दुल्हन एक और दूल्हे कितने हो गए? 2। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय लड़कियों की कमी थी, राजकुमारियों की कमी थी, ये मतलब नहीं है। बात इसको लेकर के कि किसी विशेष लड़की को लेकर के किसी 2 या 3 राजाओं में संग्राम हो गया हो। अधिकांश लड़ाइयां आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। अभी तो हम और चलेंगे आगे।
यहां पर ध्यान रखना, इसमें कारण बन चुकी हैं कौन, देखे, इच्छिणी देवी। बस इसी को लेकर के ठन गई दोनों राजाओं के बीच में, और आगे एक बहुत अच्छा युद्ध होगा जिसको हम देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक ऐसे मंत्री के कारण ये विनाश होने से बच गया, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा इस लड़ाई के बारे में लगाओ। इच्छिणी देवी आपसे पूछ सकता है राजकुमारी कहाँ की थी, आबू की राजकुमारी। वैसे आबू इस समय है ना कहाँ पर पड़ता है, तो सिरोही में, ये ध्यान रखना। वैसे आगे जियोग्राफी में आप पढ़ोगे आबू का फटार वगैरह, तो सिरोही के क्षेत्र में पड़ता है ये। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो हमने कारण जान लिए, इसके बाद में हुई थी लड़ाई। लड़ाई देखो, लड़ाई का नाम अभी हमने देखा ही था, क्या नाम है लड़ाई का, तो आई छत्रपुर की लड़ाई। देखो इतिहास में आपसे ये युद्धों के नाम पूछ लेता है वो। हाई छत्रपुर की लड़ाई, तो इसको अपन नागौर की लड़ाई भी कह सकते हैं। और यहां से एक बात और क्लियर हो जाएगी कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, हाई छत्रपुर। ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं। नागौर की लड़ाई भी कह सकते हैं, मतलब राजस्थान में हुई थी ये लड़ाई। कब हुई थी ये मैंने बता ही दिया आपको, 1184 ईस्वी में लड़ाई हुई। किस किस के बीच, ये ध्यान रखना। एक तरफ तो थे यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दूसरी तरफ कौन है, वर्सेज, तो दूसरी तरफ है भीमदेव सोलंकी। ये ध्यान रखना, भीमदेव सोलंकी। ये सोलंकी राजपूत है भैया, जो कहाँ के रहने वाले हैं बताओ, गुजरात के। अच्छा, इनका संबंध तो गुजरात से है। और जो पृथ्वीराज हैं ये कहाँ के हैं, तो ये अजमेर के हैं। अगर आप इनको दिल्ली का शासक कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल्ली भी इन्हीं के अधिकार में। लेकिन यहां पर है ना, इसका जो सेनापति था वो कौन था, देखो आप, इसके सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। अब ये जगदेव अलग है दोस्तों, वो जगदेव अलग था। जगदेव प्रतिहार ये किसका सेनापति है, तो भीमदेव का। और इसके सेनापति तो मैंने आपको अभी पिछले युद्ध में देखे ही थे, और देख लो कौन कौन है इसमें। एक तो कई मास, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसी का दूसरा नाम क्या है बताओ, कदमदास। सेनापति तो एक और है ना इसके पास, तो भुवनैक मल्ल, भुवनैक मल्ल ये दूसरा सेनापति है। क्या हुआ था, किसकी जीत और किसकी हार, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें जीत तो किसकी हो गई थी, पृथ्वीराज की। और यहां पर है ना हार किसकी हो गई थी, भीमदेव की। एक बात ध्यान रखो, यूं मानो आप कि ये तो अपने घर में खेल रहा है और ये दूसरे जगह से आकर के खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए विपरीत परिस्थितियां होंगी। कुल मिलाकर के आप कुछ भी मानो, लेकिन जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज की। हालांकि कई इतिहासकार यहां पर थोड़ा सा मतभेद करते हैं। कुछ कहते हैं कि लड़ाई नहीं, केवल एक छोटी सी वैमनस्य की घटना थी,
ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना इसकी जीत और इसकी क्या हुई, हार। हार गया, उसके बाद में ध्यान रखना यहां पर दिमाग लगाया किसने, देखिए जगदेव ने, कि यार अगर यहां से मतलब अपन हार करके जाएंगे तो अच्छी बात तो नहीं लगे, कुछ समझौता करवा लेते हैं। तो दोनों के बीच में समझौता करवाने का काम किसने किया था, जगदेव ने। ये ध्यान रखना। तो जगदेव ने एक और जो बड़ी कोई हानि होती उससे दोनों को ही बचाने का काम किया, इसलिए दोनों के बीच में समझौता करवा दिया। भले ये सेनापति इसका हो, लेकिन ध्यान रखना दोनों को एक ही टेबल पे बिठाया और दोनों के बीच में समझौता करवा दिया कि कोई बात नहीं, तेरी शादी दूसरी जगह करवा देंगे, हैं, इससे भी सुंदर ला देंगे, और क्या चाहिए, हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, ये समझौते के तहत ये स्थितियां बदल गई। लेकिन ध्यान रखना जीता हुआ व्यक्ति तो ज्यादा ही कुछ खतरनाक हो जाता है। इसने कहा कि नहीं, मैंने तो गुजरात को हराया, एक बहुत बड़े राज्य को, तो मैं तो अपने नाम के आगे पीछे कुछ जोड़ूंगा। पहले के राजा महाराजा कोई जीत जाया करते थे तो आपके नाम के पीछे महाराजा धीराज ऐसे कुछ उपाधियां लगा लिया करते थे। तो ध्यान रखना यहीं पर इसने एक नई उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की, नई उपाधि। क्या नाम है उपाधि का, ध्यान रखना, दलपुंगल। क्या नाम है उपाधि का, तो दलपुंगल। दलपुंगल की उपाधि धारण की। ये बहुत मोस्ट पर्सन है कि बताओ पृथ्वीराज ने दलपुंगल की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी। तो ये ध्यान रखना, आई छत्रपुर के युद्ध के बाद, उसके विजय के उपलक्ष्य में ही ये उपाधि धारण की थी, किसने, पृथ्वीराज ने। लेकिन ध्यान रखना यहां पर समझौता करवाने का काम किसने किया है, हाँ, समझौता। तो समझौता करवाने वाला, समझौता करवाने वाला, समझौते को संधि भी कह सकते हैं अपन, है ना। समझौता करवाने वाला तो ये था जगदेव। ये ध्यान रखना आप लोग, जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार, इसने क्या करवा दिया, ये समझौता करवा दिया दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये लड़ाई कौन सी पूरी हो गई, देखें, हई छत्रपुर की लड़ाई। इसके बाद में हम और भी आगे चलेंगे, लेकिन आप लोग इसको लगा दीजिए एक बार। पूछ सकता है आपके वो इच्छिणी देवी के पिताजी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, जैत्र सिंह, जो कहां के शासक थे, तो आबू के। लगाते चलो। लगाते चलो भाई। अब भाई बना लिया हो तो चलें आगे। हो गया क्या, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे ना। तो ये हई छत्रपुर की लड़ाई तो यहीं समाप्त हो जाती है।
इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बन जाता है यहीं पर, हालांकि छोटा तो नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक बनेगा। यहाँ पर टॉपिक है हमारा यहाँ पर पृथ्वीराज में ना, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज के शासक, जयचंद गहड़वाल। ध्यान रखना क्या नाम है, तो जयचंद गहड़वाल के बीच वैमश्य, दोनों के बीच में वैमश्य क्यों था, यह हमने एक टॉपिक बनाया। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हमको जो पढ़नी है आगे। सबसे पहले तो यह कि कन्नौज क्या है, पहले कन्नौज के बारे में हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हालांकि ज्योग्राफी में आता है कन्नौज का जो मैटर है। कन्नौज जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखना ये है गंगा नदी के किनारे, यह है गंगा। हालांकि एक नदी का और संगम होता है यहां पर, गंगा तथा रामगंगा नदियों के, रामगंगा तथा गंगा नदियों के संगम पर स्थित शहर है। ये इसकी हम थोड़ी सी एक बार ज्योग्राफिकल स्थिति देखते हैं। दोनों नदियों के संगम पर, यानी कि ध्यान रखना, जैसे आप ध्यान रखना यहां पर आए आपका ये उत्तराखंड का इलाका, यहां से नदी चली गंगा नदी, और गंगा नदी जब आगे जाती है तो यहीं पर है ना एक नदी और इसमें आकर के मिल जाती है, इसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा और यहां से ये जा रही है गंगा नदी। वैसे ये इंडिया जीके में हम पढ़ते हैं, और यहीं पर है ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका नाम है हरिद्वार। यदि आपने नाम सुना हो तो हरिद्वार जो है ये उत्तराखंड में है दोस्तों, ये उत्तराखंड में। लेकिन हाँ महत्वपूर्ण बात क्या आती है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिद्वार से है ना गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, गंगा नदी मैदानों में प्रवेश, गंगा नदी यहां से मैदानों में प्रवेश करती है। कहां से, हरिद्वार से। वैसे द्वार का मतलब गेट होता है, तो आप यही ध्यान रखो कि इससे पहले तो ये पर्वतों में बहती है, फिर यहां के बाद में किस में बहती है, तो मैदानों में। अगर मैदानों में बहेगी तो ज्यादा चौड़ाई में बहेगी, लेकिन पर्वतों में बहेगी तो काफी संकीर्ण बहेगी, लेकिन संकीर्ण बहेगी तो तेज बहेगी, तो वहां पर इसकी गति ज्यादा होती है। इसके बाद मैदानों में चौड़ाई में ज्यादा बहती है, तो मैदानों का निर्माण होता है। वैसे आगे तुम पढ़ोगे कि मैदानों का निर्माण कौन करती है, तो नदियां ही करती हैं। और यहां पर दो नदियों का संगम है, और दो नदियों के संगम पर यहीं पर तो है कौन सा, देखे कन्नौज। और दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो आप ध्यान रखना, इसको लेकर के भारतीय इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ है तीन वंशों के बीच में, जिसमें ओडिशा का पाल वंश, उत्तर भारत का गुर्जर प्रतिहार राजवंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। किसके कारण हुआ है, वो सब कन्नौज के कारण। और कन्नौज की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहां उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है। और अगर उपजाऊ मैदान होगा तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर उत्पादन क्षमता भी क्या होगी, देखिए ज्यादा होगा।
और उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी तो कृषकों की आय बढ़ेगी, और उस समय राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता था तो वो किसान ही दिया करता था। तो राज्य की आय, राज्य की पूंजी डिपेंड करती थी कि वहां के किसान कितने समृद्ध हैं। तो हर कोई कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाह रहा था, लेकिन इस समय कन्नौज के जो शासक थे उनका नाम था जयचंद्र घेड़वाल। यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर हमने अभी कुछ नहीं, केवल हमने यहां पर जाना है किसके बारे में, तो आप ध्यान रखना, हमने अभी जाना है केवल केवल कन्नौज के बारे में जाना है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। शेष बात हम और आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको लगा दीजिए आप लोग। हो गया क्या भाई? तो हमने अभी केवल यहां पर कन्नौज का परिचय मात्र है। तो आपसे पूछे कन्नौज कौन सी नदी के किनारे, तो गंगा और रामगंगा के संगम पर है। वैसे गंगा जी के संगम पर ही है ये। वैसे गंगा जी जब आगे चलती है तो यहाँ पर और भी शहर है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, बहुत सारे शहर हैं। तो ये तो हम लोग जब इंडिया जी के पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं ना। तो आगे देखते हैं ना। ये तो अभी हमने केवल कन्नौज के बारे में सीख लिया। दोस्तों आगे देखिए आप लोग, लेकिन ये दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई होने का क्या कारण है, वैमनस्य होने का क्या कारण है? तो ध्यान रखना, टॉपिक है यहां पर दोनों में वैमनस्य होने का कारण, वैमनस्य होने के कारण। अब कई कारण हैं दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि बिना कोई कारण के दो राजा लड़ नहीं सकते, लेकिन यहां लड़ाई तो नहीं होगी, वो तो आगे जाकर के हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर वैमनस्य के कारण जान लेते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कारण यहां पर है ना, वो पहला कारण तो यह है भौगोलिक कारण है। एक तो सबसे पहला कारण तो एक भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण क्या है तो ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्नौज एक उपजाऊ मैदान है। यहां पर शासक जो हैं वो जयचंद घेड़वाल हैं। लेकिन जयचंद घेड़वाल को एक समस्या है कि राजस्थान में अजमेर में इस समय एक बहुत बड़ा राजवंश शासन कर रहा है, चौहान राजवंश। इसको एक बात का डर था कि वो आसपास के राजाओं को मित्र नहीं बनाते बल्कि उनसे लड़ते हैं और उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। इसको भी टेंशन थी कि यार एक समय आएगा, क्या पता कहीं मेरे पर भी आक्रमण कर दें वो लोग। तो एक भौगोलिक महत्वपूर्ण कारण यही है, जिसको हम लोग ऐसे समझेंगे, ध्यान रखना। जैसे ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये तो आप मान लीजिए कि ये कन्नौज का इलाका है। फिर इसमें दूसरा जो स्थान आता है हमारा, दूसरा स्थान इसमें आता है, वो देखो आप, ये जो है ये है दिल्ली का इलाका।
ये दिल्ली का क्षेत्र है। शेष यहाँ पर जो आपको ये दिखाई देगा जितना भी पूरा बड़ा सा ये आपका कौन सा है, तो चौहान वंश। यहाँ पर अजमेर का शासन है। अभी दिल्ली इतना ही नहीं, इधर की तरफ भी काफी बड़ा हुआ करता था। तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो ये कौन सा इलाका है, तो कन्नौज का इलाका है। ये तो है कन्नौज का इलाका, और कन्नौज के शासक हैं जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल इसके गोत्र का नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जयचंद गहड़वाल। और ये वाला है दिल्ली राज्य, और यहां के शासक हुआ करते थे अनंगपाल तोमर। यहां के शासक हुआ करते थे अनंगपाल तोमर। यहां के जो शासक हैं वो कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पहले मैं भौगोलिक कारण समझा रहा हूं, सुनिए क्या हो गया था। अनंगपाल तोमर अपना राज्य है ना किसको दे देता है, पृथ्वीराज चौहान को दे देता है। मतलब ये जो पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो आप यूं मानना कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा किसका, तो ये अधिकार हो जाएगा आपके, इस वाले क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा आपके ये पृथ्वीराज का। इस वाले क्षेत्र पर ये पृथ्वीराज का क्षेत्र हो गया, लेकिन कन्नौज बच रहा है केवल। अब यहां पर टेंशन तो यही है जयचंद को कि एक समय आएगा जब पृथ्वीराज हो सकता है कि यहां पर आक्रमण कर दे, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी यहां पर किसको, जयचंद को। इसलिए आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में कि ये सीमावर्ती भाग यहां पर है। ये पहला भौगोलिक कारण है, इसलिए एक दूसरे से ये वैमनस्य रखेंगे, एक दूसरे से वैमनस्य रखेंगे, क्योंकि दोनों की जो सीमा है वो लगती है यहां पर, इसलिए दोनों वैमनस्य रखेंगे। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण सुन लीजिए, आगे लिख लेंगे हम लोग। दूसरा कारण देखो, इधर कारण हमारे चल रहे हैं, तो कारण दूसरा कारण कौन सा है, दूसरा कारण समझ लीजिए। दूसरा कारण है यहां पर आपको पता ही है कि यहां पर तो अजमेर है, और अजमेर में पृथ्वीराज का शासन है, लेकिन ध्यान रखना एक समय यहां पर दिल्ली हुआ करता था और एक समय यहां पर कन्नौज। और कन्नौज में है ना, कन्नौज में ये जयचंद से पहले यहां के शासक कौन हुआ करते थे, विजयचंद्र, और जो कि इसके क्या थे बताओ, पिता थे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं जयचंद गहड़वाल के पिता कौन हैं, तो ये विजयचंद है। और यहां पर पृथ्वीराज से पहले एक समय आया था जब विग्रहराज यहां के शासक हुआ करते थे, विग्रहराज चतुर्थ। तो ध्यान रखना ये विग्रहराज चतुर्थ ने उस समय किसको हरा दिया था, विजयचंद्र गहड़वाल को। तो ये पुरानी दुश्मनी है यार। देखो एक तो भौगोलिक कारण था कि बॉर्डर लग रहा है, दूसरा कारण ये वाला भी तो है कि एक समय विग्रहराज ने इसके पिताजी को हरा दिया था। अब जैसे किसी के पिताजी को कोई पीट दे, पापा को कोई पीट दे, तो बेटा के मन में ऐंठ तो बनी रहेगी ना, गुस्सा तो रहेगा, जाएगा थोड़ी वो। तो यही तो बात है। तो इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। कहां, यहां लिखते हैं, देखो इधर। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, विग्रहराज चतुर्थ ने विजयचंद्र गहड़वाल को हराया था, जिसका बदला जयचंद्र लेना चाहते थे। ये दो कारण हो गए दोस्तों। तीसरा कारण देखो आप लोग, तीसरा भी एक महत्वपूर्ण कारण है।
यहां पर जयचंद्र गढ़वाल कन्नौज का ही तो शासक था। इसकी भी इच्छा थी यार मैं भी दिल्ली का राजा बन जाऊं, क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र बिंदु है। लेकिन सुनो, दिल्ली के राजा ने तो अपना राज्य दे ही किसको दिया? पृथ्वीराज को। इस बात से और दुखी हो गए, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और दिल्ली मिल गई किसको? पृथ्वीराज को। तो एक तरीके से दुश्मनी मिल गई गिफ्ट में। तो क्या रहा? तीसरा कारण यही तो रहा। क्या? जयचंद्र गढ़वाल दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, परंतु यह पृथ्वीराज को मिल गई। दिल्ली किसको मिल गई? तो पृथ्वीराज को। यह इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों इसके बाद में एक बार आप ऐसे करो, जो पिछला बच रहा है एक बार उसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। लगभग यहां से था शायद यह ना कारणों को। एक बार आप यहां से लिखना शुरू करो इसको। बना लो अपने हाथ से, कोई जरूर नहीं बहुत अच्छा बने, लेकिन अपने हाथ से यदि नोट्स बनाओगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। किताब से हम पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि वो किताबी भाषा है। किताबी भाषा हमारे पल्ले पड़ती कहाँ है ज़्यादा। खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स आप एक दिन के 30-40 भी पढ़ सकते हो, लेकिन किताब के यदि पढ़ने बैठोगे तो 30-40 पन्ने तो पहली बात तो पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि गलती से पढ़ भी लिया ना तो याद नहीं रहेगा। ये दिक्कत है। इसलिए अपने नोट्स कैसे भी हो, कैसी भी राइटिंग हो, याद हो जाते हैं। अधिकतर आपको ये कहते हुए मिलते हैं छात्र कि तुम्हारे नोट्स दे दो। दरअसल उन नोट्सों को तुम लेकर के खुश तो हो सकते हो, लेकिन उनसे पढ़ नहीं सकते। कि वो पढ़ने के लिए तो खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक वो कहते हैं कि ये अंगुली जब तक घिसती नहीं है ना, जब तक बात बनती नहीं है। यूनिवर्सिटी के जब पेपर लगते हैं ना तो ये अंगुली का डिजाइन बदल जाता है। इतना लिखते हो आप लोग। आगे अगला बिंदु लिखेंगे आप लोग। चेंज कर दूं क्या? अगला बिंदु ये दूसरा कारण है, मतलब थोड़ा सा ये यहां से लिखो इसको, यहां से लिखो इसको। दूसरा कारण ये, तीसरा कारण ये। अभी तो एक कारण और बच रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। बढ़ा दिए दोनों कारण, बढ़ाते चलो। तो इसके बाद में तुमको सिखाना एक बार, है ना। यहां तक का क्लियर हो गया भाई? आप ध्यान देना, चौथा महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? चौथा महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वीराज
पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार है ना। पहली बात तो यह कि पृथ्वीराज रासो क्या है, तो मित्रों ये एक ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी, तो चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, ये द्वारा रचित है। और ये कैसा साहित्य है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये भाट साहित्य है मित्रों, ये ध्यान रखना, ये भाट साहित्य है। वैसे इसकी भाषा क्या है, तो भाषा से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भाषा से संस्कृत भाषा में है। और हम इसके बारे में विस्तार से तो आगे पढ़ेंगे, यहां पर हम केवल अभी कारण जान रहे हैं। तो इसके अनुसार कारण है, इधर देखिए, इधर इसने जो कारण बताया वो क्या, संयोगिता प्रसंग, संयोगिता प्रसंग। इस प्रसंग की बात होती है, इस प्रसंग के कारण दोनों के बीच में वैमनस्य था, ये मानते हैं संयोगिता प्रसंग। अब इसको सही मानने वाले कौन है, तो ध्यान रखना, इसको सही मानने वाले कि हाँ ये बात सही है एकदम, तो सही मानने वाले हैं दशरथ शर्मा। कौन है सही मानने वाले, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये इसको सही मानते हैं। और इसको असत्य मानने वाले कौन हैं, या फिर इसको प्रमाणिक घटना नहीं मानते, तो असत्य मानने वाले हैं डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, इसको ये गलत मानते हैं। खैर जो भी रहा हो, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इन्होंने जो प्रसंग बताया वो प्रसंग का नाम है, आप ध्यान रखना, संयोगिता प्रसंग। ये महत्वपूर्ण प्रसंग है और इस प्रसंग का वर्णन है, इस प्रसंग का ही वर्णन है किसमें, देखिए बताओ, यह आपके पृथ्वीराज रासो में। क्या है ये प्रसंग, कौन है संयोगिता, वो तो मैं आगे आपको लिख के बताऊंगा। ये छोटी सी कहानी है यहां पर। संयोगिता जयचंद्र गैडवाल की पुत्री थी, संयोगिता जयचंद्र गैडवाल की पुत्री थी। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि संयोगिता कौन है, तो ये ध्यान रखना, संयोगिता, संयोगिता जो है वो जयचंद्र गैडवाल की पुत्री, गैडवाल की पुत्री। दोस्तों ये प्रश्न है ना, अब की बार हाईकोर्ट के एग्जाम में भी पूछा गया था संयोगिता के बारे में, ध्यान देंगे हम लोग। ये जयचंद्र गैडवाल की पुत्री है, लेकिन क्या घटना घटित हुई थी, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार संयोगिता इसकी पुत्री है, जो कि प्रेम करती है किससे, पृथ्वीराज से। लेकिन ध्यान रखना यहां पर पहले से ही वैमनस्य चला आ रहा था दोनों के बीच में, थोड़ा बहुत जयचंद्र के बीच में और पृथ्वीराज के बीच में। जयचंद्र दुखी था कि मुझे दिल्ली जैसा राज्य नहीं मिला, ये इसको दुश्मन मानता था पृथ्वीराज को। एक बार क्या हुआ, संयोगिता जब विवाह योग्य हो गई तो जयचंद्र गैडवाल ने अपने आप को बड़ा शासक मान करके भारत के अन्य राजा महाराजाओं राजकुमारों को एक निमंत्रण भिजवा दिया कि मेरी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर है। स्वयंवर तो आप जानते होंगे, सीता जी का हुआ था, स्वयंवर है और उसमें सभी आमंत्रित हैं। अब जिसको पसंद कर लेंगी संयोगिता वो शादी करेगा। इसका मतलब ये तो है नहीं सारे इतने सारे दूल्हे आएंगे तो क्या सभी से शादी बनेगी, थोड़ी एक ही से बनेगा शादी तो, लेकिन आमंत्रित कर लिया। इसमें कहने का मतलब यह है कि संयोगिता को मनचाहा वर मिल जाएगा। लेकिन एक गलती भी हो गई, जयचंद्र ने पृथ्वीराज को न्योता ही नहीं दिया, क्योंकि ये तो दुश्मनी चल रही थी ना, अपमानित भी माना इसको
कि वो उसको बुला के मैं क्या करूंगा, वो तो मेरे से छोटा है। जानबूझ के काम किया। सारे राजा महाराजा आ गए, लेकिन एक गलती और कर दी। क्या, ध्यान देना, आगे इसको लिख लेंगे हम तो। जैसे ये तो जैसे आपके राजा का ये सभागार है, ये तो राजा का सभागार है। यहां पर ध्यान रखना, जैसे ये दरवाजा है, तो यहां पर क्या किया इसने, एक द्वारपाल की मूर्ति खड़ी कर दी यहां पर साहब, एक द्वारपाल की मूर्ति खड़ी कर दी यहां पर। इस तरीके से यहां पर द्वारपाल की मूर्ति खड़ी कर दी, और ये काले रंग की मूर्ति थी। कैसे रंग की थी बताओ, काले रंग की। और इसके हाथ में दे दिया लठ, द्वारपाल के हाथ में तो लट्ठी होता है, वो दे दिया, खड़ा कर दिया यहां पर। लेकिन ये मूर्ति किसकी है, द्वारपाल की। लेकिन द्वारपाल किसका प्रतिरूप है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज का ही प्रतिरूप यहां पर बनाया और द्वार पर खड़ा कर दिया, बाहर की तरफ, अंदर नहीं। अंदर तो यहां पर तो ध्यान रखना, ये राजा बैठेगा जयचंद्र, और यहां पर जो भी राजकुमार या किसी राज्य के राजा आए वो पंक्तिबद्ध होकर के यहां बैठ जाएंगे, नहीं। और यहीं पर फिर ध्यान रखना कौन आएंगी, देखें तो यह आपके राजकुमारी संयोगिता, हालांकि संयोगिता प्रेम किससे करती हैं, पृथ्वीराज से। तो ध्यान रखना द्वारपाल से नहीं, द्वारपाल तो इसने बनाए थे, द्वारपाल तो मूर्ति के रूप में है ये। चलो, अब जयचंद्र ने यहां पर अपनी बेटी को बुला लिया, संयोगिता को, और संयोगिता से कहा कि ये भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा आए हैं, इनमें से जो भी अच्छा लगे उससे विवाह कर लो। लेकिन संयोगिता के मन में तो थे पृथ्वीराज। भला ये आने से क्या मतलब है, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। अब यहां पर संयोगिता एक एक का मुंह देखती है और नकार देती है। जैसे किसी का देखा, भाई इसकी तो मोटी नाक है, ऐसे अलग अलग, मतलब कोई ना कोई कमी तो निकल ही जाती है। अपन कोई लड़की वड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, कमी निकालने वाला कोई भी कमी निकाल सकता है। जैसे शरीर में कोई कमी नजर नहीं आएगी तो वो व्यवहार में कमी निकाल देगा कि मेरे से तो बात ही नहीं की। अरे हो सकता है वो शर्मा शर्मी में बात नहीं की, जरूरी है क्या? अगर गलती से बात भी कर ली तो कहें कि अभी से इतनी बातें की है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। मतलब हर तरीके से कमी निकालने वाले के लिए कोई वैधता नहीं है कि वो नहीं निकाल सकता, कोई भी कमी निकाल दे। जैसे लड़का पतला है तो कर पतला ही ज्यादा है, कर थोड़ा सा मोटा, और ज्यादा ही मोटा हो तो कर ज्यादा ही मोटा है, और मीडियम हो तो करे भाई, मतलब कोई ना कोई कमी निकाल दे। तो ध्यान रखना क्या हुआ, संयोगिता ने एक एक को खारिज कर दिया। अब जैसे जैसे यहां पर खारिज हो रहे हैं तो राजाओं की टेंशन बढ़ती जा रही है कि यार ये चक्कर क्या है, आखिर शादी ये करेगी या नहीं करेगी हैं। हालांकि ये सब इस बात से भी अचंभित थे कि पृथ्वीराज नहीं आया, और सब इसका फोटो बाहर देख के भी गए थे कि यार वो तो बाहर खड़े कर दिए इनको तो द्वारपाल बना करके। कुल मिलाकर के जयचंद्र यहां पर अपमानित करना चाह रहा है किसको, पृथ्वीराज को। लेकिन देखो क्या होता है, वो कहते हैं ना जो दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी मारता कभी कभी खुद के भी पड़ती है। जब ये संयोगिता ने सबको ही नकार दिया, आई डोंट लाइक, नहीं भाई पसंद ही नहीं करते तो क्या मतलब, फिर बाहर निकली आई, मूड खराब हो गया कि पापा ने इतने बुलाए लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया भाई हमें, तो निराश हो जाते हैं। अपन क्या करते हैं, गेट की तरफ ही चलते हैं। ये गेट की तरफ गई तो यहां पर एक काली सी मूर्ति को पकड़ के खड़ी हो गई। बाद में इसको गौर से देखा, रे वही हाव भाव, वही मूछ और वही तेज, मानो कि जैसे हमने स्वप्न में सोचा हो पृथ्वीराज ऐसे होंगे, तो हमारे ख्यालों के पृथ्वीराज तो नहीं है कहीं ये। बाद में पूछ लिया किसी से कि ये कौन है, कह रहे ये तुम्हारे पिताजी ने पृथ्वीराज को तो बुलाया नहीं, उनको अपमानित करने के लिए ये मूर्ति लगवा दी। संयोगिता ने तो उसी पर वरमाला डाल दी। अब ध्यान रखना, अपमान ही हो गया ना ये। तो फिर ये राजकुमारों ने, महाराजाओं ने अपमानित किया किसको बताओ, जयचंद्र को, कि बावड़े हैं क्या हम,
जो तूने वहां से बुला लिया, अगर शादी किसी मिट्टी की पत्थर की मूर्ति से करना था तो खुद ही कर लेता, क्या दिक्कत है? ये तो तुमने यही बनवाई थी। हैं, हम क्यों आते बिना ही काम में? कोई कहां से आया, कोई कहां से आया? क्योंकि पहले कोई परिवहन के अच्छे साधन तो हुआ नहीं करते थे, 10-15 दिन तो लग ही जाते थे दूर दूर से आने में, कि बिना ही काम में परेशान हुए कि पत्थर की मूर्ति से शादी करनी थी। तो अपमानित किया, तो यहां पर बहुत ज्यादा अपमानित हो चुका है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, गुप्तचर तो हर जगह रहते हैं। यहां पर एक दो गुप्तचर इसके भी होंगे, पृथ्वीराज के भी। जैसे ही पता लगा कि अपना काम बन गया, तो ध्यान रखना ये गुड न्यूज वहां जाएगी, कहां देखे बताओ? अजमेर में है। और ब्रेकिंग न्यूज चलेगी यहां पर, जैसे आजकल के जैसे मीडिया होता तो वहां ब्रेकिंग न्यूज चलती कि संयोगिता ने पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाली। तो ये आग की तरफ फैल गई ये खबर। तो ध्यान रखना, जब पता लगा पृथ्वीराज को, तो देखो जब दुल्हन ही तैयार है तो जयचंद्र इसमें क्या कर सकता है बताओ? तो ध्यान रखना, बहुत जल्दी इसने तो बारात सजा ली अपनी, और चतुरंगनी सेना को सजाया। चतुरंगनी होती पैदल सेना, और ये कई प्रकार की सेना। भाई युद्ध भी तो करना पड़ सकता है। हालांकि यहां पर है ना, चंद्रबरदाई की इंटेलिजेंस के कारण पृथ्वीराज ने कलाकारी की, सेना को तो दूर ही खड़ा कर दिया, और थोड़ा सा वेश बदल के आ गया, और पत्र लिख करके पहले ही भेज दिया था संयोगिता को रास्ते में मिलेंगे। वहीं मिल गए रास्ते में, तो संयोगिता को बिठाया रथ में। लेकिन यहां वही बात मिलती है जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह हुआ था। यहां पर कोई हमला भी तो कर सकता है। तो सुनो, रथ तो चलाया किसने? देखे संयोगिता ने। और लड़ाई किसने लड़ी बताओ? देखे पृथ्वीराज ने। तो यहाँ उल्टा हुआ है ना मामला। बताओ भगा के कौन ले गया? अजमेर का ये पृथ्वीराज है कि संयोगिता? उल्टा हुआ है यहाँ तो। रथ कौन चला रही है बताओ? संयोगिता। और पीछे बैठे कौन है बताओ? पृथ्वीराज। तो ऐसे करके अब इससे बताओ अपमान किसका हुआ है? जयचंद का। तो ध्यान रखना, जयचंद तो पहले ही गड़बड़, मतलब खार खा के बैठा हुआ था। किसके ऊपर? देखें, पृथ्वीराज के ऊपर। अब तो और भी दुश्मनी फैल गई भाई। किसी की बहन बेटी को आप ले जाओ शादी के लिए तो बड़ा दिक्कत तो आएगा, है ना। तो ये भी कारण है। ये कारण किसके अनुसार है? लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसको लगाइए आप लोग। वैसे समर्थन करने वाले यहां पर एक और लिख देना आप लोग, लिखना चाहो तो। डॉक्टर सीवी वैद, डॉक्टर सीवी वैद महोदय, डॉक्टर सीवी वैद। एक कौन है? दशरथ शर्मा। एक कौन है? गोपीनाथ शर्मा। और यहां पर असत्य मानने वाले हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और एक और लिख देना डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी महोदय। ये आप एक और बढ़ा देना इसमें, है ना। संयोगिता कौन है? जयचंद्र गैडवाल की पुत्री है। लेकिन एक परिचय भी तो दे सकते हैं, ये पत्नी भी तो है किसकी? पृथ्वीराज की। अच्छा, विवाह कैसा है ये? ब्रह्म विवाह है? कैसा विवाह है? तो ऐसे विवाह राक्षस विवाह कहलाते हैं, है ना। क्योंकि कोई ऑफिशियल शादी है क्या? लगन वगन आई है क्या? हैं, ऑफिशियल शादी तो है ही नहीं है जो अपने यहाँ चलती है। ये तो उठपटांग शादी है, इसको कहेंगे राक्षस विवाह या गंधर्व विवाह। ठीक है ना, गंधर्व विवाह कहो, राक्षस विवाह तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों की इच्छा से ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर लड़की की इच्छा नहीं है और जबरदस्ती शादी कर लिया, ये तो फिर राक्षस विवाह हो जाता।
जैसे लड़की की इच्छा नहीं है, लड़का उठा के ले गया और शादी बना लिया, ये तो फिर भी राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह में आएगा। दोनों की इच्छा है, शादी कर ली। चले दोस्तों, अगला स्लाइड आप लोग, ये तो खैर मैंने एक पैटर्न बना के समझाया है। आगे आप ध्यान रखना, यहीं पर मैं थोड़ी सी बात और इसमें और लिखूंगा ना। जयचंद्र गहड़वाल, जयचंद्र गहड़वाल ने संयोगिता का, साथ साथ लिखते चलें, संयोगिता का, जयचंद्र गहड़वाल ने संयोगिता का स्वयंवर स्वयंवर आयोजित करवाया, स्वयंवर आयोजित करवाया, स्वयंवर आयोजित करवाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखना है यहां पर, जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया। फिर तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जयचंद्र ने पृथ्वीराज का अपमान किया, अपमान किया तथा राजमहल के मुख्य द्वार पर, राजमहल के मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज का प्रतिरूप बनवाया, पृथ्वीराज का प्रतिरूप बनवाया तथा द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया, द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, आगे संयोगिता ने पृथ्वीराज के प्रतिरूप पर वरमाला डाली। लिखते चलो आप लोग, प्रतिरूप पर क्या डाली? वरमाला, मतलब एक तरीके से मूर्ति पर माला डाली। बना लिया हो तो चलें भाई आगे। इसके बाद है ना, संयोगिता ने पृथ्वीराज के प्रतिरूप पर वरमाला डाली। फिर क्या हुआ था, ध्यान रखना आगे। पृथ्वीराज कन्नौज जाकर संयोगिता
को लेकर आया, को लेकर आया। पृथ्वीराज तथा संयोगिता का गंधर्व विवाह हुआ। कौन सा विवाह हुआ? तो गंधर्व विवाह हुआ। और इस विवाह से ही तो परेशान है कौन? देखें, जयचंद्र। तो इस बात को हम लास्ट में नोट डाल के लिखेंगे। जयचंद्र गहड़वाल, जयचंद्र गहड़वाल इस कारण अपमानित हुए और पृथ्वीराज के साथ वैमनस्य कायम रखा, वैमनस्य कायम रखा। ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन ये किसके अनुसार है? तो ये है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जिसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। तो इस तरीके से अभी आज हमारा ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब आगे की बहुत सारी बातें हैं। तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई, वो अभी अब पढ़ेंगे अपन। तो एक वीडियो अभी और लगेगा दोस्तों हमको चौहान वंश को पूरा करने में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई इसमें प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने कमेंट सेशन में जरूर डालें। हमारी टेक्निकल टीम इसका आपको जरूर जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।